डीकैपिटेशन नहीं करना था, इनको मारने के बाद एक शहादत फिलॉसफी होता है सिया का, मार्टरडम, ये फेल गया। वही कह रहे हैं कि मैंने फोन नहीं किया, उनका फोन आया। वो मुश्तबा खामनेई को लीडर मान नहीं रहे। ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फेलियर जी। है। वो बात बता सकते हैं मोसाद, CIA, बड़े बड़े एजेंसीज है, लेकिन ये इनका स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है। ईरान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्लियरली मेंशन करता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ जायनिज स्टेट ऑफ इजराइल। लेकिन जब ट्रंप ये कह रहे हो कि अभी हम हमला नहीं करेंगे और इजराइल का ये बयान आता हो कि ईरान मान कहा रहा है, ईरान ने तो हमला किया भी अभी, तो क्या ये दोनों देश भी सेम पेज पर नहीं है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ये लोग क्या है ना, स्वार्मिंग ऑफ बोट्स करते हैं, मतलब झुंड में जो चिड़िया नहीं आते, उसमें कुछ ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, छोटा मोटा बम मार देंगे। सैंक्शन हटाओ और रिपेरेशन दो। ये तो छोड़िए जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल, वो तो बात का मेन है, रिपेरेशन। अमेरिका मानेगा नहीं, वो तो डिफिकल्ट, अमेरिका कैसे मानेगा? तो फिर डील होगी। कल में नाम आ रहे थे कि कौन डील करा रहा है, पाकिस्तान का नाम भी आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान का वजूद नहीं है कभी नहीं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान सोचता है कि हम भी घुस जाएंगे, ग्रेटर इस्लामिक कार्ड खेलेंगे। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मैं बता रहा शामिल हूं। नहीं, आप सही क्वेश्चन सवाल किए। सब लोग बोलते हैं कि इंडिया क्यों नहीं। ट्रम्प का वर्ल्ड, ट्रम्पियन वाली दुनिया है, ट्रम्पियन दुनिया है। देखिए 5 दिन है अब हमारे आपकी दुनिया के पास, ट्रम्प ने जो दिए हैं। इश्क जब हद से गुजर जाए तो बीमारी है, और ना गुजरे तो अदाकारी है। इश्क हटाकर यहां जंग को रखिए, जब जंग हद से गुजर जाए तो बीमारी है, और ना गुजरे तो अदाकारी है। फिलहाल जो जंग चल रही है वो हद से गुजर गई है। कोशिश तो यही है कि हदों में रहे, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि अब ये किसी के कंट्रोल में रही नहीं है। जंग आपकी हमारी जो चाय है वहां तक असर डाल रही है। प्यालों में तूफान उठा है। अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं रोजमर्रा की जिनकी कीमतों पर असर दिख रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने कल जिस तरह का ऐलान किया कि अगले 5 दिनों में हम किसी तरह का कोई मिसाइल नहीं मारेंगे, वो सिर्फ इसलिए ताकि इस हफ्ते बाजार स्थिर हो सके, लोगों को कुछ हद तक राहत मिल सके। राहत रूस को भी दी थी, राहत ईरान को भी मिली है कि आपका जो तेल सप्लाई में तेल कहीं फंसा रह गया वो निकाल लीजिए, 30 दिन की मोहलत है। तो ऐसी कुछ मोहलतें हैं जो अस्थायी हैं, पर हम ये पॉडकास्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि समझ सकें कि जंग अगर फिर शुरू हुई तो किस तरफ जाएगी, या फिर ये जंग का अंत है, केवल भूमिका बन रही है ये 5 दिनों की मोहलत देकर। हमारे साथ आज नए मेहमान हैं, प्रोफेसर जयाति पटनायक। आप JNU के सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज में पढ़ाते हैं। पिछले 28 सालों से वेस्ट एशिया रीजन पर आपकी पकड़ है, फॉलो करते हैं। गल्फ जो है आपकी एक्सपर्टीज है। गल्फ कई जगह आप लेख भी लिखते हैं, तो हमारी नज़र से गुजरा, हमने सोचा फिर ऐसा कैसे कि पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स में आपको ना बुलाया जाए। धन्यवाद नितिन जी। तो अब सर ये चल रहा है पिछले तकरीबन 15-16 घंटों से कि कल शाम 4:35 पर ट्रंप ने एक पोस्ट किया अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म पर, ट्रुथ सोशल पर, और कहा कि उनकी बातचीत ईरान से चल रही है और अच्छी बातचीत हुई है। 5 दिन तक वो किसी एनर्जी स्पॉट पर हमला नहीं करेंगे। इसे इसी तरह लिया जा रहा है कि सीज फायर हो गया है। तो मार्केट संभले। हमने देखा टीवी पर अचानक खबरें आनी शुरू हो गई कि क्रूड ऑयल के दाम गिरे हैं 11% तक। लेकिन फिर उधर ईरान ने कहा कि हमारी कोई बात ही नहीं हो रही है, तो लोगों ने मजे लेना शुरू कर दिए कि ट्रंप बात किससे कर रहे हैं। सही बात है। हालांकि ट्रंप का ये कहना है कि हम किसी एक रेस्पेक्टेड लीडर से बात कर रहे हैं। अच्छा। दूसरी तरफ उनका कहना है कि मुस्तफा खामनेई को मैं लीडर मानता नहीं हूं, जिसको सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेबल माना जाता है ईरान में। हाँ। तो सर आप ही समझाइए, आप ही एक्सपर्ट हैं कि ट्रंप कंफ्यूज हैं या ट्रंप दुनिया को कंफ्यूज कर रहे हैं, कोई बात वाकई हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि एक आदमी कह रहा है हो रही है, एक कह रहा है नहीं हो रही है, और बात इन दोनों के बीच होनी है। एक्चुअली आपको क्या लगा इन 15-16 घंटों में, आपने कैसे प्रोसेस किया है? देखिए नितिन जी, अच्छा सवाल किए हैं। अभी जो ट्रंप बता रहे कि हमारा बातचीत चल रहा है, तो उसमें एक नतीजा आप निकाल सकते हैं। देखिए
अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक जो डिप्लोमेसी होता है उसमें बैक चैनल डिप्लोमेसी होता है, बिल्कुल, जिसमें आपका जो नीबरिंग कंट्रीज है, इवन वो जो पार्टीज है, जैसे आप देखिए वहाँ न्यूट्रल पावर कौन है, ओमान है। इसके बाद कतार का भी रोल रहा है काफ़ी पहले नेगोशिएशन करने में। इसके बाद में इजिप्ट का भी पहले रहा है। तो ये सब अभी हो सकता है बैक चैनल डिप्लोमेसी के, हाँ, तो इन्वॉल्व हो सकते हैं। और आप जो बता रहे थे कि किससे बात हो रहा है, देखिए ईरानियन जो लीडरशिप है वो आप जानते हैं रिलीजियस लीडरशिप होता है और एक मिलिट्री लीडरशिप होता है, जो बात में हम आएंगे उस पर। तो अभी जो है मेरे ख्याल से अगर होगा उनका बात कुछ सच, तो हो सकता है ईरान का जो फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची है उनसे बैक चैनल में हो सकता है। लेकिन बात है कि ट्रम्प क्या बोले कि हम पावर प्लांट के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। हो सकता है ये इनका भी एक ऑब्जेक्टिव है। खर्ग आइलैंड से आपका 90% एक्सपोर्ट होता है ऑयल वगैरह, हो सकता है उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि वार पूरा मतलब स्टैंड स्टिल हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लिमिटेड कंसेशन हुआ है आज पर तो आपका ट्रम्प का बयानबाजी से। लेकिन मेरे ख्याल से इससे हल नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये भी आप दूसरे तरफ से सोच सकते हैं, क्या ट्रम्प इसको अपना टाइम जस्ट एक ब्रीदिंग स्पेस ले रहा है कि कुछ अपना तैयारी फिर करने के लिए, क्योंकि वो असेस करना है ईरान का जो न्यूक्लियर पावर का जो देख के, इसके बाद मिसाइल पावर्स, इसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल्स, इसको देख के क्या नया तैयारी नहीं हो रहा है क्या रणनीति का। और एक फैक्टर हो सकता है ट्रम्प कभी भी ऐसा डिक्लेयर कर देंगे कि हमारा बातचीत हो गया, सब ठीक है, हम लोग अपना अचीवमेंट कर लिया टारगेट को, अभी युद्ध खत्म। तो कई तरह का आप देखेंगे, आपको यू कैन आकलन कर सकते हैं। तो इसीलिए आप सिंगल साइडेड नहीं होके आप मल्टीपल एंगल से इसको देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से नतीजा इमीडिएटली आना बहुत ही डिफिकल्ट है, अब एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से ये युद्ध लंबा चल सकती है। चल सकता है। हाँ। एक चीज़ मैंने डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज में कल भी महसूस की जब वो ये बयान दे रहे थे कि वो ये कह रहे हैं कि मैंने फ़ोन नहीं किया, उनका फ़ोन आया, है ना। वो ये भी कह रहे हैं कि हमने तो अचीव कर लिया। वो मुज्तबा खामनेई को लीडर मान नहीं रहे हैं। बेसिकली जब आप किसी को इस तरह बेइज्जत कर रहे हों और अपनी जीत का ऐलान भी कर रहे हैं और फिर आप ये भी कह रहे हैं, उम्मीद भी कर रहे हैं कि वो आके बात भी करें, तो मुझे समझाइए थोड़ा सा कि क्या ईरान एक ऐसा मुल्क है कि इस तरह के आक्रामक बयानों के बावजूद बातचीत की टेबल पर बैठेगा? मुझे नहीं लगता है कि ईरान राजी होगा। कारण क्या है, देखिए एक चीज़ है कि ट्रम्प का जो बयानबाजी है उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई स्थिरता नहीं है। बिल्कुल, आज एक बात, काल एक बात। तो इसीलिए अभी जो ईरानियन लीडरशिप, अगर आप टाइम परमिट करेंगे तो ईरानियन लीडरशिप के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। ट्रम्प क्या पहले सोच रहे थे कि हम रेजिम चेंज कर देंगे, एक हफ्ते में काम खत्म, लेकिन हो पाया क्या? नहीं हुआ। क्योंकि ईरानियन, देखिए लीडरशिप एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत नहीं होता है। ईरान का अगर लीडरशिप देखेंगे उसमें रिलीजियस लीडरशिप होता है, पॉलिटिकल लीडरशिप होता है, इसके बाद एक डीप स्टेट भी है जो ईरानियन लीडरशिप का पीछे काम करता है। जैसे आपका देखिए आयतुल्लाह अली खामेनेई का डेथ के बाद, उसके बाद इनका बेटा आगे मुज्तबा खामेनेई, तो उनको इस इंस्टीट्यूशन जो है बहुत ही पॉपुलर है, विलायती फ़कीह बोलते हैं, सुप्रीम लीडर। इसके बाद ये मल्टी लैड है, बहुस्तरीय प्रतिष्ठान है। जैसे आप देखेंगे सुराय निगाहवन है, आपको इसको काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स बोलते हैं। सुराय खुबरेगन भी एक है, वो 88 मेंबर बॉडी जो इलेक्ट किए, जो बनाते हैं, इलेक्ट किए थे। इसके बाद है कि मसरत निजाम है, एक्सपेडेंसी काउंसिल, उसका काम क्या है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको रिजॉल्व करते हैं। आप देखिए कैसे इनका बहुस्तरीय ढांचा है। इसके बाद में इंटरेस्टिंग और एक चीज़ है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो पेजेक्सन साहब है, वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली। इसके बाद इनका आर्मी भी अलग है, वो आर्टिस बोलते हैं इसको। लेकिन इसका पीछे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, डीप स्टेट जो IRGC, इसको सिपाही पसदरान इस्लामी बोलते हैं, इसका इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड जो कोर है जी। उसका क्या है ना, उसका पूरा पकड़ काफ़ी स्ट्रांग है। उसका 3-4 विंग्स होता है। एक होता है कि आपका बासिज फोर्स, बासिज जो है इंटरनली आप देखेंगे ईरान का जो 31 प्रोविंसेस हर जगह में फैले हुए। इसके बाद आपका जो अलकुद है, उनका काम क्या है, जो डिफरेंट आपका थिएटर्स, वार थिएटर्स क्रिएट करेंगे। कैसे? आपका देखिए यमन में आपका अंसार अल्लाह है, वो हुती लोग जो, फिर हिजबुल्लाह है, वो कहाँ है, लेबनान पे बैठे हैं, फिर हमास वो बैठे हैं
गाजा में, गाजा। इसके बाद कातेब हिजबुल्लाह भी वो इराक में बैठे। जी। तो इसीलिए इनका जो स्ट्रक्चर देखेंगे बहुत ही डीपली एंट्रेंस्ड है। इसके बाद मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, एक बुनियाद होता है, बुनियाद मतलब इस्लामिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, उनका ईरान का है। तो वो क्या करते हैं ना, सारा फंडिंग जो है IRGC का कंट्रोल है, 30 to 40%। तो इसीलिए ये जो ईरान का जो इंस्टीट्यूशनल रेजिलियंस है उसका देयर इज डीप कन्वर्जेंस किस किस बीच में, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, आर्मी एंड डीप स्टेट इंस्टीट्यूशंस, और वो पूरा इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड मोजाइक डिफेंस फोर्स, विकेंद्रीकृत जी, विकेंद्रीकृत सैन्य रणनीति जो है वो आपका हर जगह में है। आप उत्तर में देखेंगे एक स्टेट है मजांदरान, वहाँ मजांदरानी होते हैं। फिर होता है आपका जो ईस्टर्न साइड में आप आएंगे, सिस्तान बलूचिस्तान है, वहाँ भी कुछ गड़बड़ चल रहा है क्योंकि सिस्तान बलूचिस्तान अलग एथनिक स्टॉक है। बिल्कुल। उसके बाद खोरासान भी है ईस्टर्न साइड में, फिर वेस्टर्न साइड में खुजिस्तान भी है, उनका जो मेन सेंटर में है इस्पाहान वगैरह सारा है, फिर खुरामसार है। तो बात है कि ये जो आप क्यों इतना चेंज नहीं हो पाए रेजिम, तो मेरे जो ख्याल से ये मेरा विचार है कि ये बहुत ही स्ट्रांगली डीपली सोसाइटी के साथ कनेक्टेड है। तो इसीलिए ये जो रेजिम चेंज नहीं हो पाया। आप 2.5 दशकों से फॉलो कर रहे हैं सब चीज़ें। अमेरिका में ट्रंप तो चलिए अभी दूसरा टर्म है, लेकिन जो उनके सलाहकार हैं वो भी मैं मानता हूँ अभी आए होंगे, मगर पेंटागन है, बाकी संस्थाएं भी हैं उनकी जो इतना प्लान करती हैं। हम पढ़ते रहे 4-4, 5-5 दशक के आगे की चीज़ें देखकर प्लानिंग होती है वहाँ पर, और वहाँ एक पॉलिसी है जिसको वो लगातार कोई भी प्रेसिडेंट आता रहे, रिपब्लिकन हो डेमोक्रेट्स हो, उसको फॉलो करते हैं। ये सब बातें क्या उन्हें नहीं पता थी कि उन्होंने ये तय किया कि 1 हफ्ते में ये हो जाएगा, 2 में ये, 3 में ये, 4 में तो हम वापस आ नहीं, वो जाएंगे? सुने नहीं। आप रिसेंटली देखिए जो इनका काउंटर टेररिज्म चीफ 2-3 दिन पहले इस्तीफा दिया। क्यों दिए? वो बोले कि आपने अननेसेसरी वार में घुस गए, अभी लॉस हो रहा है क्योंकि जियोस्लाविक का प्रेशर में। उन्होंने तो ये कहा है कि कोई सबूत ही नहीं दिया आपने, जो आप कह रहे थे कि इमिनेंट थ्रेट है। हाँ। तो ईरान के इमिनेंट थ्रेट होने का कोई सबूत आया नहीं है। हाँ। तो मेरा जो ज़मीर है वो गवारा नहीं कर रहा है कि इस युद्ध में कैसे शामिल हो जाऊं मैं। युद्ध में। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यूनाइटेड नेशंस का हमारा प्रोविजन भी है जी। आर्टिकल 51 में कि अगर आप जब अटैक करते हैं ना, वो बोलते हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, कि हमको खतरा है तो दूसरे का हम करेंगे। लेकिन जॉन मेयरसन वगैरह बड़े बड़े स्कॉलर्स बोले हैं कि नहीं, खतरा रियली एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे काउंटर टेररिज्म का चीफ बोले खतरा रियली एग्जिस्ट होना चाहिए, लेकिन तक कोई खतरा नहीं था। ऐसे थोड़े कि मैं आप सोच के नहीं सकते, सोच के मार दूं किसी को। इसीलिए डिफरेंस है प्रिवेंटिव स्ट्राइक एंड प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। तो प्रिवेंटिव स्ट्राइक इज नॉट लीगल, वो लीगल नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। आप प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का एग्जिस्ट नहीं करता है रियलिटी में, तो इसीलिए इसको कोई मान्यता नहीं है इंटरनेशनल लॉ में। तो इसीलिए अमेरिकन सलाहकार ने सलाह दिए है, लेकिन इनका तो इंटरेस्ट कुछ अलग है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि पता तो उन्हें सब था, पर अलग इंटरेस्ट होने के चलते किया। उन दोनों बातों पे आऊंगा मैं अभी, पर मुझे बताइए, मार्को रूबियो को कुछ दिनों पहले मैं सुन रहा था, उनका कोई 20-22 मिनट का एक छोटा सा भाषण था जिसमें वो इस बात को कह रहे हैं कि आप हमसे बार बार पूछ रहे हैं कि इमिनेंट थ्रेट था या नहीं था। अगर आज नहीं था तो कल होना ही है, क्योंकि एक मुल्क जिसकी लीडरशिप पिछले 50 सालों से हर शुक्रवार ये कस्में खाती हो कि वो इजराइल को खत्म कर देंगे, अमेरिका को खत्म कर देंगे, आप हमसे कैसे उम्मीद करते हैं कि हम उन्हें परमाणु बम बनाने दें, हम उन्हें बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने दें? इसी भाषण में उन्होंने ओबामा की पॉलिसी को, ओबामा की उस डील को भी कटघरे में खड़ा किया जो उन्होंने ईरान से की थी, और कहा कि ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हमने उतना समय दिया कि इन लोगों ने खुद को मजबूत किया। तो आप हमसे उम्मीद मत कीजिए कि हम एक और डील करके इन्हें मजबूत होने देंगे। आप मत बताइए हमें कि ये अभी थ्रेट नहीं थे, क्योंकि 50 सालों से हम रोज सुन रहे हैं, हर शुक्रवार सुन रहे हैं कि वो हमारे लिए थ्रेट बनना ही चाहते हैं। ये इसमें कुछ जो सच्चाई में बता रहा हूँ जी, उसमें क्या है ना, ईरान तो न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा है क्योंकि 60% नियर बाय कर लिए थे। उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट अगर 60% एबव हो जाता है, आप लगभग नियर टू न्यूक्लियर बम। आप फोर्दो जाइए, इस्पाहान जाइए, नातान जाइए, वहाँ इनका अंडरग्राउंड डिपोजिट्स है। उसमें एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग थियोरी है। क्या है ना, ईरान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियरली मेंशन करता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते इजराइल का एग्जिस्टेंस को, डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ जायनिज स्टेट ऑफ इजराइल, विनाश। और एक चीज आ रहा हूँ उसमें, तो जो विनाश का बात करते हैं तो उसमें एक होता है ना, जो दूसरे पावर है ये रीजन में, इजराइल कौन है? इजराइल है एस्टेब्लिश्ड पावर, प्रतिष्ठित शक्ति बोलते हैं, और ईरान जो उभरती हुई शक्ति होता है, इमर्जिंग पावर। तो एस्टेब्लिश्ड पावर तो ठीक है, मैं अपना बैठा हूँ, लेकिन
अगर इमर्जिंग पावर बम बना लेता है, बैलिस्टिक्स मिसाइल्स बना लेता है, हमको टारगेट करता है, तो हमारा अस्तित्व के लिए थ्रेट है, विपद है। जैसे कि आपको एग्जिस्टेंशियल चैलेंज, तो उसमें क्या है ना, ये अगर सारे नैरेटिव देखेंगे, कंस्ट्रक्टिविज्म फिलॉसफी होता है। जी। तो कंस्ट्रक्टिविज्म फिलॉसफी में क्या होता है ना, आपका जो रिलीजियस वैल्यूज, आइडियाज, आइडियोलॉजी, ये सब इन्फ्लुएंस करता है। तो इवन आप सुने होंगे कि ईरानियन लीडर्स भी बहुत पहले बोले कि ये कैंसरस ट्यूमर है इजराइल, उसको ख़त्म करना चाहिए, उसको मैप से हटाना चाहिए। तो इस टाइप का जो स्टेटमेंट्स पहले आया है, तो इसीलिए इजराइल के अंदर कुछ ना कुछ एक भय पैदा हुआ है, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी नरसंहार जो हुआ था आप ये हिटलर के टाइम में, जिसको हॉलोकॉस्ट बोलते हैं, तो ये लोग सफ़र कर रहे हैं। तो इन लोग का बात है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म, एग्जिस्टेंस का चैलेंज, और इनका जो है हमारा सिया इस्लामिक रेडिकलिज्म, प्लस ये लोग इस्लामिक रेडिकलिज्म और ग्लोबल इस्लामिक लीडर उम्मा का भी लीडर मानते हैं। तो इसको इसी हिसाब से देखना पड़ेगा। और एक चीज़ उसमें है कि ये लोग क्यों नहीं मानते इजराइल को, बोलते हैं कि इलीगल है, क्योंकि पैलेस्टीनियन स्टेट को एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसीलिए ये एक जो कॉम्प्लेक्स इशू है, तो इसीलिए वहाँ यूएसए क्यों आ रहा है, क्योंकि यूएस का जीएस लॉबी काफ़ी स्ट्रांग है, वो लोग फाइनेंस करते हैं। वर्ल्ड का बड़े बड़े सब लीडर्स देखिए, पॉलिटिकल जो आप साइंटिस्ट, पिछले सवाल के जवाब में कह रहे थे कि दूसरी वजह है, दूसरी वजह, ये वो दूसरी वजह। तो इसीलिए वो उनका सपोर्ट करना, मतलब अपना ये बनता है, हक बनता है, नेशनल इंटरेस्ट बनता है। तो फिर ऐसे माने तो दोनों का अपना अपना हक बनता है, अपना अपना हक बनता है। तो दोनों में से कोई गलत नहीं है, दोनों में से कोई सही नहीं है। हाँ, सही नहीं। और एक चीज़, अगर समय है तो मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है। ये तो दोनों का मिल गया, लेकिन अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है। देखिए अमेरिका क्या है ना, आप देखेंगे जो डॉलर, एक चीज़ है कि रिसोर्स कंट्रोल, एक है हेजेमोनी ऑफ डॉलर। तो रिसोर्स जो है अमेरिका का, आप देखिए शुरू से रहा है 1945 से, जब सऊदी अरब ने, आपका उस टाइम में राजा थे किंग अब्दुल अजीज अल सऊद, और उसके बाद प्रेसिडेंट थे यूएस का रूजवेल्ट, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था यूएसएस कुंसी में कि आप स्टेबल ऑयल सप्लाई कीजिए ग्लोबल कम्युनिटी के लिए, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। तो उसी दिन से शुरू हुआ। लेकिन 1974 में एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। क्या हुआ कि 71 के बाद ब्रिटिश वहाँ विड्रॉ किया, उसके बाद आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक सेपरेट स्टेट क्रिएट हुआ, इसके बाद में आपका बहरीन हुआ, कतार हुआ। उस टाइम में अमेरिका देखा कि हमको पेट्रो डॉलर को क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे, क्योंकि हम लोग तो पहले गोल्ड के साथ डॉलर को लिंक करते थे, तो अभी हमको बिना गोल्ड रख के हम पेट्रो डॉलर के साथ ग्लोबल हेजेमनी रखेंगे, क्योंकि डॉलर ऑटोमेटिकली आएगा, वो इन्वेस्ट कहाँ होगा, अमेरिकन बैंक्स में होगा, अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स में होगा, तो प्रॉफिट मुफ्त में आ जाएगा। तो इसीलिए अभी क्या हो रहा था ना, बीच में आपका वन में ट्रेडिंग हो रहा था। ये जो ट्रेडिंग ईरान का और ये आपका चाइना का हो रहा है, वन में हो रहा है। इवन सऊदी, यूएई, गल्फ स्टेट्स जो है, वो लोग भी चाहते हैं वन में ट्रेडिंग करने के लिए। इसके बाद रौसा किस में करता है, रूबल में करता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं थ्रेट था, जो डॉलर का संप्रभुता वो टूट रही है, वो टूट रहे। और एक चीज़ है, आप याद कीजिए वो जो इराक वार, आप मालूम है उस टाइम में सदाम हुसैन ने रूबल्स में ट्रेडिंग कर रहे थे, तो इसीलिए ये वन ऑफ द रीजंस था कि इसको हटाना। और आपका गद्दाफी का क्या था, वो अफ्रीकन करेंसी, अफ्रीकन आइडेंटिटी का बहुत बात कर रहे थे, ग्रीन सोशलिज्म, तो इसीलिए उनको भी हटाया गया। तो इसीलिए यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ इजराइल का अपना इंटरेस्ट है, वहाँ ज्यूस लॉबी का भी प्रेशर है, और एक अमेरिका का इंटरेस्ट है रिसोर्स कंट्रोल एंड डॉलर का हेजिमोनी को मेंटेन करने के लिए। हाँ, तो बेसिकली वो जो अभी हम बात कर रहे थे कि दोनों मुल्क जो चाह रहे हैं, एक तो कह रहा है कि हमें थ्रेट है, इजराइल कह रहा है, अमेरिका भी कह रहा है कि भाई इजराइल को थ्रेट है, हमें थ्रेट है, तो हम मारेंगे। ईरान कह रहा है कि हम तो मारेंगे ही, क्योंकि पश्चिम लगातार घुसा आ रहा है अरब में, एक लंबा इतिहास है, और ये लोग हमें सांस भी नहीं लेने दे रहे हैं। तो आप कह रहे हैं दोनों का हक तो है, पर ये जो लड़ाई हुई है, ये पेट्रो डॉलर और इन सब जो चीज़ों अभी आपने जो अभी बताई, दरअसल उसकी वजह से ज़्यादा है। अब मुझे एक बात और बताइए आप, अमेरिका इजराइल दोनों के आपने कारण बताए जंग करने के, लेकिन जब ट्रंप ये कह रहे हों कि अभी हम हमला नहीं करेंगे, और इजराइल का ये बयान आता हो कि ईरान मान कहाँ रहा है, ईरान ने तो हमला किया अभी, तो क्या ये दोनों देश भी सेम पेज पर नहीं हैं? ईरान को सेम पेज पर लाना अलग बात है, पहले जो दोनों दोस्त हैं, पक्के दोस्त, ये भी सेम पेज पर है या नहीं इस जंग में? नहीं, सेम पेज पर है, लेकिन कभी कभी देखिए आप डिफरेंस हो जाते हैं। साउथ पार्स गैस फील्ड का आपको याद है, वही यूएस प्रेसिडेंट क्या बोले थे, हमको पता ही नहीं था,
वहाँ अटैक हो गया, क्योंकि इसका कारण है यूएस सचमुच नाराज है उस पर। क्यों? क्योंकि साउथ पार्स हो गया ईरान का, और उसमें आपका एक ही अनदर जो है आपका दूसरा गैस फील्ड वो नॉर्थ डोम है, वो सिंगल लार्जेस्ट गैस फील्ड इन द वर्ल्ड, वो कतार का है। तो इसीलिए वहाँ जब ये साउथ फार्स में अटैक कर दिए, वो तुरंत अटैक किस में किया, रासलाफान जो आपका गैस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट के ऊपर, वो एलएनजी सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट एलएनजी प्रोजेक्ट 70-80% है। तो इसलिए वो नाराज है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या ना, यूरोप का भी 15% वहाँ से जा रहा है ना, तो मसला थोड़ा सा बहुत ही मतलब मच कॉम्प्लिकेटेड है। तो रीजन इसमें क्या है ना, इजराइल ने ठोक दिया। तो क्या इजराइल बहुत कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जा रहा है अमेरिका की तरह? नहीं, इजराइल भी जा रहा है, दे आर ऑल्सो गोइंग ऑन द सेम पेज, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि देखिए ये मैं पूछ रहा हूँ, क्या इजराइल उतना नहीं सोच रहा है जितना अमेरिका सोच रहा है कि भाई यूरोप में भी सप्लाई चलती रहे, ऐसा ना हो पूरी दुनिया हमारे ही खिलाफ हो जाए कि तुम तो भाई खाने पीने तक संकट ये ला तो दिया। सही है, लेकिन इजराइल का अपना जो शुरू से मैं पता था एग्जिस्टेंस का चैलेंज है, वो अपना अस्तित्व का बारे में सोच रहा है। उनको जैसे तैसे उनका जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी को तबाह करना है, बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोग्राम को तबाह करना है, और इनका टारगेट है अगर साउथ पार्स हम अटैक कर देते हैं और इसके बाद खर्ग आइलैंड कर देते, इनका जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो जाएगा। कोई भी जंग में देखिए, कोई जो एनिमी कंट्री क्या करता है, वो चाहेगा कि इकोनॉमिक पावर हाउस को डिस्ट्रक्शन करने के लिए। अगर आपका इकोनॉमिक पावर हाउस, आपका ऑयल फील्ड, आपका गैस फील्ड, आपका एक्सपोर्ट प्लांट खत्म हो जाता है, आप कहाँ जंग लड़ पाएंगे, ना आप हथियार खरीद कर पाएंगे, ना आप सस्टेन कर पाएंगे। तो इजराइल का एक ही मोटिव है कि ईरान का रोकना है ये सब प्रोग्राम्स को, तो इसलिए वो प्रहार कर दिया। कभी कभी अमेरिका की भी नहीं सुनता है। हाँ, अमेरिका कभी कभी नहीं सुनता, जैसे साउथ पार्स का बात में। सही बात है। तो सेम पेज पर है, पर लाइन अलग अलग है, क्योंकि अपना अपना इंटरेस्ट भी कभी अलग हो जाता है ना। वो सोचता है ठीक है हमारा ऑयल का मोनोपोली रहेगा, डॉलर का हेजेमनी, दैट इज डिफरेंट। ये लोग तुरंत अपना अस्तित्व, आइडेंटिटी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। सर, पिछले कुछ हफ्तों से मैं ना कुछ लेख पढ़ रहा हूँ जिसमें कहा जा रहा है कि दरअसल ट्रम्प को इजराइल ने कन्विंस किया कि ये बहुत सही मौका है और अब कर दीजिए आप। जिसमें मोसाद की बड़ी भूमिका है, मोसाद चीफ की बड़ी भूमिका है। उन्होंने ये समझाया था कि जिस तरह से अंदर विद्रोह पनप रहा है, पिछले जून में जो हमला हुआ उसके बाद से दिसंबर में प्रदर्शन हुए ईरान की सड़कों पर, तो ये कन्विंसिंग हुई कि अभी ना अंदर लोग गर्म हैं, तो अगर हम हमला ऊपर से करेंगे तो नीचे से विद्रोह हो जाएगा। गद्दाफी के मामले में हमें देखने को मिला भी था, इनफैक्ट इराक में भी हुआ था। और जब मैं इतिहास की किताबें उठा के पढ़ता हूँ, आप तो रोज पढ़ाते ही होंगे, तो वहाँ मुझे बार बार ये देखने को मिलता है कि हाँ, ब्रिटेन भी और अमेरिका भी कोशिश हमेशा करता रहा है कि अंदर से लोग उठ जाएं। तो ये किस हद तक आपको सही लगता है कि मोसाद ने कन्विंस किया और इस राष्ट्रपति से पहले जो राष्ट्रपति आए वो उतने कन्विंस हुए ही नहीं थे इस समीकरण से, इस बात से? हाँ, देखिए ये तो सही बात है, बता रहे हैं कि मोसाद, CIA एजेंसीज, डीप स्टेट इंस्टीट्यूशंस फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे कि इनको ट्रम्प को समझा दिए, यहाँ नेतन्याहू साहब भी समझा दिए। बात इसमें देखिए क्या है ना, मेरे ख्याल से अगर आपको सीरियसली एक डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन लाना है कंट्री के अंदर, रेजिम चेंज करना है, डीकैपिटेशन नहीं करना था। क्यों मैं बता रहा हूँ, इसका लॉजिक क्या है ना, ये डीकैपिटेशन करने के बाद, इनको मारने के बाद एक शहादत फिलॉसफी होता है शिया का, मार्टरडम, ये फैल गया, ये सारे स्टेट्स में फैल गया और नियर बाय बॉर्डर में भी फैल गया। आप जानते हैं कि सऊदी अरब में भी 15% शिया है जो ऑयल बेल्ट है, बहरीन में भी 65% शिया है। आप देखोगे पाकिस्तान में वहाँ सब जो है एरिया में भी काफ़ी रिवोल्ट है। तो शिया शहादत फिलॉसफी क्या होना हैवी हो गया, किसके ऊपर, मतलब जो पहले जो भी था, मतलब रेजिम के अगेंस्ट में वो गुस्सा कम हो गया, वो क्या बदल गया, एंटी अमेरिकनिज्म, एंटी इजरायली, ये जो हो गया इनका, वो बहुत बड़ा मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजिक फेल्योर है। अगर आपको रेजिम करना है, चेंज करना है, तो उसमें पॉसिबिलिटी है। मैं कैसे जब से बता रहा था, अब 22% जो है आजेरी है, वहाँ वेस्ट अजरबैजान, ईस्ट अजरबैजान, 2 स्टेट होता है वेस्टर्न साइड में। एक खुजिस्तान स्टेट है, वहाँ अरब है। आपका ईस्टर्न में सिस्तान बेलूचिस्तान, वहाँ बेलूच है। माजंदारान ऊपर में माजंदारानी है। खुरासान में आजारी शिया भी है और पाश्तून्स भी है। आपके पास तो कई मौका था, 60% पर्शियन है। आप इसको आराम से रिवोल्यूशन, क्योंकि वुमेन जो है ना, लिबरल ग्रुप डिसैटिस्फाइड है किसके ऊपर, ऑपरेसिव रेजिम ऑफ खमेनी। इसके बाद में आपका जो वुमेन मासा मैंने प्रोटेस्ट देखे होंगे, ग्रीन मूवमेंट, कई तरह का था स्कोप, क्योंकि देयर आर मोनार्किस्ट फोर्सेस भी होते हैं, लिबरल फोर्सेस भी होते हैं, ठीक है। लेकिन ये गलती क्या कर दिए ना,
फर्स्ट डे में आप अपना डिकैपिटेट कर दिया, इनको मार दिए, फिर शहादत फिलासफी को बढ़ा दिए, उल्टा हुआ। वो उल्टा हो गया। ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फेलियर जी। है। वो बात बता सकते हैं मोसाद, CIA, बड़े बड़े एजेंसीज है, लेकिन इनका स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है। अगर वो नहीं करते, अगर वो दूसरे वे में करते, IRGC के ऊपर अटैक करते और एट द सेम टाइम पॉपुलर एस्पिरेशंस जो है रियली सुनते, वो बोलते कि आप अपने से कीजिए जो भी करना है, तो मूवमेंट सक्सेस होता है। कोई भी मूवमेंट देखिए इंडिजिनसली होना चाहिए। इनका यही हाल हुआ लीबिया में, इराक में। अगर वहाँ आप 60% आपका सिर्फ पर्शियन पॉपुलेशन है, आप रेस्ट 40% है। इवन पर्शियन पॉपुलेशन भी लिबरल ग्रुप से, आपका जेंडर का भी वुमेन ग्रुप से, डिफरेंट ग्रुप्स होता है, वो लोग भी डिससेटिस्फाइड है, लेकिन इस मौका का आप फायदा नहीं ले पाया, जिसके बावजूद आपका ये हाल हुआ। हालांकि इनका ये सोचना था कि हम पहले अगर ऊपर से लोगों को खत्म करेंगे, लीडरशिप को खत्म करेंगे, तो पब्लिक में ये सेंटिमेंट आएगा कि जो हम पर शासन करते थे वो गए, तो अब मौका है घुस जाओ। लेकिन जो आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि रिजीम कोई व्यक्ति नहीं है, रिजीम तंत्र है। तंत्र जस का तस है, वहीं का वहीं है। वो तो स्टेटस को चाहता है। क्योंकि नहीं, ये क्या है ना, वो सोचे कि जैसे मादुरो को उठा के ले रहा, हाँ, ये सोचे कि ये छोटा मोटा स्टेट है, यही सोचा। इसके बाद में अभी धमकी किसको दे, क्यूबा को दे रहे हैं। हाँ, क्यूबा में जो आपका प्रेसिडेंट साहब है, क्योंकि उनका डिफैक्टो तो रोल कास्ट्रो का चलता है जी, तो कैनेल अभी प्रेसिडेंट है, लेकिन उसमें वो डर के आगे कि छोटा कंट्री है, उनका पॉपुलेशन कितना, 1 करोड़ है क्यूबा का, तो वो सोचे कि ये हम कर दिया उधर सब, तो इधर भी हो जाएगा। लेकिन ईरान का सिविलाइजेशनल कंट्री है, इसको समझने के लिए मेरे ख्याल से इनका इंटेलिजेंस का भी, सिस्टम का भी थोड़ा फेल हो रहा है। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ, ये जो बताया था, इनका जो जियोग्राफिकल टेरेन जो है उसको भी समझना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप रेजिम चेंज करना चाहता है, क्या अभी ट्रंप आ जाएंगे, उसमें क्या करना है, अमेरिकन बूट्स ऑन द ग्राउंड होना चाहिए। लैंड फोर्सेस अगर जब तक आप ईरान के अंदर एंट्री नहीं करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। और आप देखिए वहाँ अगर लैंड फोर्सेस एंट्री करेंगे बहुत ही डिफ़िकल्ट है। कारण क्या है ना, वहाँ का जो वेस्टर्न साइड है उसमें जाग्रोस माउंटेन है, वो नेचुरल बैरियर है। इसके बाद आपका नॉर्थ में एल्ब्रोस माउंटेन, वो भी नेचुरल बैरियर। उसके बाद मिडिल जो है ना, वह ये आपका सॉल्ट डेजर्ट है, उसको बोलते दस्ते कबीर दस्ते लूट। ये इतना डिफ़िकल्ट टेरेन है जिसमें एक्चुअली आपका बासिस फोर्सेस वो सिर्फ एक्विंटेड है, वो लोग तो बैठे हैं जो वॉलंटियर है, वॉलंटियर्स, मरने को तैयार, शहादत फिलॉसफी। बिल्कुल। तो अमेरिकन आप कैन दे विथस्टैंड, क्या इसको सामना कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या अमेरिका रेडी है बड़ी बैग्स? फिर वो अफगानिस्तान और वियतनाम की तरफ फंसेंगे। तो मेरे ख्याल से तो मैं मोस्टली श्योर हूँ कि ये लोग ग्राउंड फोर्सेस नहीं उतारेंगे। और जब तक आप ग्राउंड फोर्सेस नहीं उतारेंगे तब तक आप रेजिम चेंज करना हो नहीं पाएगा। ऊपर से मारते रहो मिसाइल। हाँ, मारते रहो ऊपर से। अभी हमने टेरेन की बात की, उसी पे मुझे आना था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात हो रही है, ऐसा लगा हमें बाहर से देखने पर कि एक जंग चल रही है, उसमें ईरान जो है पीछे होता जा रहा है, अमेरिका और इजराइल आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अचानक से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है सामने आ गया, मुख्य बन गया। हाँ। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर इतना ही करना पड़ा ईरान को कि उसे 2 4 5 7 मिसाइल मारने पड़े, और उसने अचानक से इतना बड़ा दबाव ला दिया कि फिर ट्रम्प डील की बात करने लगे, पहले वो कर नहीं रहे थे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर हमला करके ईरान को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? क्योंकि ईरान के खिलाफ भी सेंटिमेंट बना, ऐसा थोड़ी है कि सबने कहा कि ईरान बहुत बढ़िया कर रहा है। नहीं, ये तो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करना ठीक नहीं है, इंटरनेशनल वाटर्स का है, लेकिन ईरान अपने, ये भी एक केस है। हाँ, ये इंटरनेशनल वाटर्स का नियम होता है, लेकिन ईरान अपने हिसाब से सोचता है कि ये हमारा में आसिमेट्रिक वारफेयर स्ट्रेटेजी है। मतलब इनका दिमाग में है कि हम वीकर पावर है, अमेरिका सुपर पावर है, समानता नहीं है, असमता। तो जब असमता होता है, इसका रणनीति भी बदल जाती है। कैसे? ये लोग स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे, ये वन स्ट्रेटेजी है। तो उसमें देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर डिफाइन करेंगे, ये एक्चुअली क्या करता है, नॉर्थ पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को लिंक करता है। उसमें जितने भी आपका ऑयल एक्सपोर्ट, गैस एक्सपोर्ट होता है, उसी रूट में जाता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, कुवैत हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद आपका इराक भी, बसरा, वो भी हॉर्मुज पोर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, स्टेट के ऊपर। इसके बाद सऊदी अरेबिया, वो भी डिपेंड करते हैं, यूएई भी डिपेंड करता है। तो सारे जो गल्फ कंट्रीज है वो हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। इस पर बहुत बात हो चुकी है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा नहीं आना चाहता। लोग जानते हैं कि बेचने वालों के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है और खरीदने वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आयात और निर्यात दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। मेरा सवाल लेकिन ये है कि जो ट्रम्प हैं, क्या उनकी क्षमता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवा लें?
नहीं, इसमें देखिए डिफिकल्ट है, क्यों? कारण क्या ना, आप देखे होंगे वो नाटो नेशंस का भी सपोर्ट मांगे थे, इवन ठेंगा मिला उन्हें। हाँ, इवन जापान जो नॉन नाटो है वो भी मना कर नमस्ते दिए, हो गया ऑस्ट्रेलिया उनका भी, मना कर दिए कि बिल्कुल। कोई फंसना नहीं चाहता है उसमें। ईरान का एडवांटेज क्या है एक्चुअली, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ये लोग क्या है ना, स्वार्मिंग ऑफ जो बोट्स करते हैं, मतलब झुंड में जो चिड़िया नहीं आते, तो इसलिए ये क्या करेंगे ना, अगर उसमें कोई अमेरिकन जहाज और वेस्टर्न कंट्री का कोई जहाज जाएगा तो वो जो है फर्स्ट बोट्स उस झुंड में आके अटैक कर लेंगे, उसमें कुछ ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, छोटा मोटा बम मार देंगे और उसके उतना बाद ही बहुत है उन्हें। उतने भी सफिशिएंट है। तो इसीलिए आप जितने भी थर्ड रखिए, जेराल्ड फोर्ड लाइए और अब्राहम लिंकन लाइए, बचा नहीं सकते, क्योंकि वो पास में वहाँ बैठे, आप रास्ता है ना, आप बैठे वहाँ, लोकल गून है, अब फेंक देंगे। तो इसीलिए ये एक लोकल इशू है और उनका पूरा कंट्रोल है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अभी ग्लोबल कम्युनिटी इसीलिए बहुत ही सोच में है कैसे हॉर्मुज स्ट्रेट खोला जाए, क्योंकि आप जानते हो कि एशिया का जो सप्लाई चेन पूरा हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। आज का दिन में भारत का देखिए 60% गैस वहीं से आयात हो रहा है, 55% ऑयल वहीं से आयात हो रहा है, चाइना के भी 50% जो एनर्जी सिक्योरिटी जो है आप ऑयल जो वहीं से आयात होता है, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर का 70 to 80% जो ऑयल है वहीं से आयात होता है। तो ये जो एशियन सप्लाई चेन भी अभी क्राइसिस में है। सही। आप देखिए अभी जो शेयर मार्केट सारा गिरावट हुआ है, आप लंदन स्टॉक एक्सचेंज देखिए, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज देखिए, सिंगापुर देखिए, नास्डाक देखिए, सारे गिरावट हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, सिर्फ ऑयल का भी बात नहीं है, वहाँ से 35% आपका यूरिया और फर्टिलाइजर्स भी आता है, बिल्कुल हिंदुस्तान वो आपका जो एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन भी टूटने जा रहा है। इसके बाद हीलियम भी एक आता है जो एक्चुअली डिफेंस एरोस्पेस में यूज होता है। तो आप अगर एंटायर सप्लाई चेन देखेंगे, वो फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। हाँ डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि आप देखिए इंडिया का काफ़ी रोल है आपका जो जेनेरिक मेडिसिन में, मोर देन 40% हम सप्लाई कर रहे हैं, वैक्सीन देखिए 60% सप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद में देखिए जो कॉटन इंडस्ट्री वो भी अफेक्ट हुआ है। हाँ, इसके बाद आप देखिए जो ऑटोमोबाइल्स अभी पड़े हैं, सब नहीं जा पा रहे। ये सिर्फ नहीं है कि एशियन कंट्री इस तरफ से सफ़र करेंगे, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, गल्फ कंट्री भी सफ़र करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि उनका जो है रोजी रोटी बिरयानी तो उनका आप जानते हैं कोर डिश होता है। आप कहाँ से जाता है बासमती चावल, मसाला कहाँ से? चावल रुक गया, अच्छा रुक गया। तो दोनों तरफ से एक्चुअली जो एशियन सप्लाई चेन डिस्टर्ब है। हमने इतनी बात की कि ट्रंप घिर गए हैं और घरेलू मोर्चे पर भी घिरे हैं, बाहर से भी घिरे हैं। क्या ईरान बिल्कुल नहीं घिरा है? क्या ईरान कमजोर नहीं हुआ है? क्योंकि एक थियरी ये है कि अभी बम बरस रहे हैं, इसलिए लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। मैं कह रहा हूं लोग ना बाहर निकल रहे हैं, चलिए क्या पता निकले भी ना, मगर फिर भी ईरान पर इतनी मिसाइलें गिरी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी आप अगर सोचेंगे, लीडर्स भी ऐसा तो है नहीं कि लीडर्स एक गया दूसरा आ गया, तो ऐसा तो होता नहीं है कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ऐसे कंटिन्यूअस सही बता भाई फर्स्ट क्लास लीडरशिप की बात अपनी अलग होती है, सेकंड वाली धीरे धीरे सीख कर आगे बढ़ती है। ये तो अचानक से उनको बैठा दिया है जहाज उड़ाने पे, तब उड़ाएंगे तो है ही वो जैसा भी उड़ाना है। तो ईरान को बिल्कुल ही नुकसान नहीं हुआ है क्या? और अगर अब जंग रुकी तो उसे कितना वक्त लगेगा? नहीं देखिए, ईरान का ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं हुआ है। देखिए ये सब मल्टीलैट का बात अलग है, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक लॉस हुआ है। आप जो देखिए की कमांडर्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, स्ट्रेटेजिस्ट, लीडर्स, सारे डिकैपिटेटेड, सब खत्म हो चुके। तो इतना लॉस है। आप स्ट्रेटेजी कौन बनाता है, आपका न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर कौन चलाता है, आपका मेडिसिनल सेंटर कौन चलाता है, तो मेजर तो लॉस हो चुका है ऑलरेडी। तो ऐसा नहीं कि लॉस नहीं हुआ है, उसमें लॉस हुआ है। इसके बाद में और क्या फ्यूचर में प्रॉब्लम्स है? देखिए ईरान यानी इकोनॉमी जो है बहुत ही हालत ख़राब है, उसका पहले से ख़राब है, अभी भी है। इतना हाई इन्फ्लेशन है, आप विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ये क्या करेंगे भी भगवान वर्षा, इन द सेंस कि आप देखिए वहाँ बेसिक एमिनिटीज़ जो होता है और बेसिक आइटम्स भी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि कुछ राहत आ जाता है अजरबैजान से, कुछ दूसरे कंट्रीज दे देते, क्या ये सफिशिएंट है? सफिशिएंट नहीं है। उसके बाद देखिए इनका जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज हुआ है। वार होने में तो होता ही, आप देखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गया, इसके बाद इन्हें बनाने में पैसा भी लगेगा, तो पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। आप कितना टाइम लगे जंग होने में? आप देखिए ईरान इराक वार हुआ था 82 88 तक, पूरा सारा तबाह हो गया था। अभी अगर ऐसे तबाही हो गया तो क्या होगा ईरान का इकोनॉमी? कॉमन मैन्स, ये जो ईरानियन सिटीजन्स है उनका क्या हाल होगा?
उनका रोजी रोटी कौन देगा, उनका नौकरी कौन देगा, उनको एजुकेशन कौन देगा, उनको हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए ये सारा सवाल है। इसीलिए तो ईरान अभी मांग रहा है कि हमको रिपेरेशन दो, लॉस का हाँ, मतलब डील पर जब बैठेंगे डील पर पहले बैठेंगे। तो ये हमारे इनका जो डील होता है ना, मेन डील है रिपेरेशन और एक फ्रीजिंग ऑफ सैंक्शंस, जो पैसा जो पड़ा है सैंक्शंस भी हटाओ। सैंक्शंस हटाओ और रिपेरेशन दो। ये तो छोड़िए जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक बाद में मिसाइल्स, बात वो तो बात का मेन है रिपेरेशन। अमेरिका मानेगा? नहीं, वो तो डिफिकल्ट, अमेरिका कैसे मानेगा? तो फिर डील होगी? इसीलिए डील बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत ही मतलब जटिल है डील। तो मुझे डील से जुड़े एक दो सवाल पूछने थे। कल में नाम आ रहे थे कि कौन डील करा रहा है, आपने भी लिए हैं, ओमान का नाम लिया है, है ना? और भी ओमान हो गया, तुर्की भी शामिल है, इजिप्ट भी शामिल है, पाकिस्तान का नाम भी आ रहा है। पाकिस्तान का नाम आ रहा है। पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान का वजूद नहीं है आज का दिन में, तो फिर खुद फंसा हुआ है। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री को दिखाने के लिए क्या है ना, पाकिस्तान आप देखिए सऊदी का डिफेंस पैक्ट है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान सोचता है कि हम भी घुस जाएंगे, ग्रेटर इस्लामिक कार्ड खेलेंगे। ये जो आप जिस दिन से पाकिस्तान का और सऊदी का डिफेंस एग्रीमेंट हो गया, उसमें टर्की भी बोला हम घुस जाएंगे, इस्लामिक नाटो ये सब है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान सोचता है कि इस्लामिक कार्ड खेलने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान का इतना कैपेबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान का वजूद नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो इतना हद तक। मतलब इतना तो पता है कि पाकिस्तान की बात इजराइल तो नहीं सुनेगा डेफिनेटली, डेफिनेटली। लेकिन क्या ट्रंप नहीं सुनेंगे? क्या ईरान नहीं सुनेगा? ईरान पड़ोसी देश है पाकिस्तान का है इनका। देखिए सिस्तान बलूचिस्तान और ईरानियन जो स्टेट है, इसके बाद पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, वहाँ इनका लिंक्स है। वहाँ भी मतलब इंसर्जेंसी मूवमेंट दोनों तरफ से चल रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान का ग्लोबल स्टैंडिंग देखिए, जिसके पास में ऑयल नहीं है, तो परमाणु बम है उसके पास, परमाणु बम है, वो तो है, वही है उसके वही है इसके पास। लेकिन मेरे ख्याल से इंटरनेशनल स्टैंडिंग होना चाहिए। आपका इकोनॉमिक पावर क्या है, आपका ग्लोबल इस्लामिक स्टैंडिंग क्या है, इवन इस्लामिक कंट्रीज में, तो वो एक होना चाहिए। ऐसा नहीं बोला, क्योंकि इसका देखिए ईरान ये भी मान नहीं सकता कि आज ए कॉमन पार्टनर, क्योंकि इनका डिफेंस एग्रीमेंट है सऊदी के साथ। तो ये एक मतलब एक बोल सकते हैं कि डिस्टर्बिंग फैक्टर। अच्छा, वैसे तो उसका डिफेंस पैक्ट है सऊदी के साथ। हाँ, सऊदी के साथ। और सऊदी का दुश्मन माना जाता है ईरान। हाँ, वो उसका पड़ोसी है। पड़ोसी है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से पाकिस्तान का रोल ऐसा नज़रअंदाज कीजिए, क्योंकि वो ऐसे ही बोलता है। मुनीर जो है ना, असीम मुनीर ऐसे बोलते हैं। इंडिया क्यों नहीं है इसमें? बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं इंडिया क्यों नहीं शामिल किया? नहीं, आप सही क्वेश्चन सवाल किए हैं। सब लोग बोलते हैं कि इंडिया क्यों नहीं। देखिए इंडिया का जो पॉलिसी है अभी जो है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मल्टी अलाइनमेंट, इंडिया चाहता है कि अभी देखिए कोई किसी के साथ, क्या चाइना डायरेक्टली आ रहा है? चाइना नहीं डायरेक्टली आ रहा है, रसिया भी डायरेक्टली नहीं आ रहा है। तो इस इंडिया का जो पोजीशन है न्यूट्रलिटी है, वो पॉजिटिव न्यूट्रलिटी। क्योंकि देखिए हमारा इजराइल के साथ संबंध अच्छा है, क्योंकि हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स से हमको ड्रोन्स मिसाइल्स टेक्नोलॉजी में हेल्प करते और ड्रिप इरिगेशन वगैरह में भी हेल्प करते। अरे अकेला वही है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद खड़ा भी था इंडिया के खुलकर। हाँ, और एक चीज आता हूँ सेकंड में, गल्फ कंट्री जो जीसीसी स्टेट्स, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतार, उनसे अच्छा हमारा 90 लाख भारतीय है वहाँ, बिल्कुल एक्सपैट्रिएट्स बोलते हैं। ये लोग जो है रेमिटेंस भी भेजते हैं। और आप देखिए वहाँ का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उनका जितने भी सोशल स्ट्रक्चर है, सारे में भारतीय जुड़े हैं। ये जो लुल्लू मॉल्स यूसुफली का है, मिकी जगतियानी, आपका इसके बाद में जितने भी आजाद मुपेन का जो मेडिकल है, सारे जो आपका चेन्स है ना, एजुकेशन से लेके सारा इंडियन से मैनेज करते हैं। आज का दिन में देखिए यूएई का पॉपुलेशन 1 करोड़ है, उससे 40 लाख तो इंडियंस है। तो हम लोग का काफ़ी इंटरेस्ट है उसमें, क्योंकि हमारा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोज नेबर है। ठीक है, ये बात आ गया। थर्ड ईरान को आइए। ईरान हमारा सिविलाइजेशनल नेबर है, प्लस ईरान में हमारा चाबार पोर्ट का इन्वेस्टमेंट है 120 मिलियन और 150 मिलियन। वो तो छोड़ दिया हमने। हाँ, छोड़ दिया है, मतलब अभी तक अमेरिकन प्रेशर था, लेकिन उसमें मैं आ रहा हूँ कि हमारा जो ईरान के साथ है कि चाबार थ्रो में हम अफगानिस्तान को लिंक करते कनेक्टिविटी के लिए, क्योंकि वाघा आपका इधर बड़ा बंद पड़ा है, वाघा बड़ा जो एशियन हाईवे 1। तो इसमें क्या है ना, आप फिर सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो है ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, टर्कमेनिस्तान, वहाँ भी पहुँच सकते। तो ईरान भी इक्वली शिया आबादी भी है हिंदुस्तान में काफी, हमारा धार्मिक जुड़ा भी हुए है। इसके बाद में हमारा भी लिंकेजेस है, तो हम तीनों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो इसको इसलिए हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मल्टी अलाइनमेंट। तो इंडिया अभी सबसे बेस्ट प्लेस्ड है ये निगोशिएशन करने के लिए, कि इंडिया का बात देखिए गल्फ ही मानेगा,
ईरान भी मानेगा, इजराइल मानेगा। इसलिए मैं कंपैरिजन दे रहा हूँ। पाकिस्तान का बात कौन मानेगा? पाकिस्तान का इजराइल नहीं मानेगा, ईरान नहीं मानेगा, वहीं से खत्म। नहीं, डेफिनेटली जो आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात कह रहे हैं उनमें तो कंपैरिजन कुछ है है ही ही नहीं। नहीं। हाँ। पाकिस्तान के उतने स्टेक्स हैं भी नहीं, हिंदुस्तान के ज्यादा हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे, मेरे आखिरी 2-3 सवाल हैं। एक तो ये कि गल्फ का फ्यूचर अब क्या होने जा रहा है, जिस तरह से दुबई से यस। लोगों का भरोसा उठा है, एक ट्रस्ट में कमी आई है कि यहाँ भी हमले हो सकते हैं क्या? हाँ, ये सही सवाल किए कि दुबई पे ऊपर क्यों अटैक होता है, इसको समझने वाला बात है। दुबई का इनका अटैक करने का कारण क्या है ना, दुबई है ग्लोबल फिनेंशियल कैपिटल। ठीक है, उसमें देखिए माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सारा का इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद में जो जेबल अली पोर्ट है, ये वर्ल्ड का ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, उसके ऊपर भी टारगेट है। और इसके बाद में इंटरेस्टिंग और एक चीज़ है कि इस्लामिक बैंकिंग होता है, तो सुकुक बॉन्ड इशू होता है, जो इशू होता है, तो उसमें एक्चुअली दुबई भी हेडक्वार्टर है। तो ईरान का मेन ऑब्जेक्टिव है, अगर दुबई के ऊपर हम अटैक करेंगे तो हम ग्लोबल अटेंशन आ जाएगा, तो इसीलिए कंटिन्यूसली दुबई को अटैक करते हैं। उसके साथ दुबई में देखिए आपका दुबई इंटरनेशनल फिनेंशियल सेंटर है, वर्ल्ड का सारा बैंक्स वहीं है, डॉच बैंक, अमेरिकन बैंक्स, हमारा एच डी बैंक्स, HDFC, सारे बैंक्स होता है, सारे ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनीज भी वहीं होते हैं, आपका क्लाउड भी वहीं है, क्लाउड सेंटर्स जो होता है। मैं एक चीज़ इसी में बता रहा हूँ, एक चीज़ ये जो हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी है, जैसे वहाँ एक दुबई इंटरनेट कनेक्टिविटी का हेडक्वार्टर है। हमारा जो सिंगापुर हो गया, मुंबई हो गया, ये इंटरनेट का पॉइंट है। सबमरीन केबल्स जो है वो एशिया, अफ्रीका, यूरोप कनेक्टिविटी सारा जो लैंड करता है, जंक्शन बोलते हैं, फुजेरा है। तो वहाँ जैसे क्लाउड है, क्लाउड वहीं स्टोर होता है। जैसे हम अभी आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई भी डाउनलोड करेगा, वो वहाँ से एक्चुअली सारा डिस्ट्रीब्यूट होता है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि ग्लोबल क्लाउड आपका वहीं है, हेडक्वार्टर्स, जो रीजनल हेडक्वार्टर्स। तो इसलिए दुबई को अगर अटैक करेंगे तो एक ग्लोबल जो उनका कल्चरल मिलू है, ग्लोबल इकोनॉमिक हेडक्वार्टर्स, कमर्शियल हेडक्वार्टर्स बोल सकते हैं, बैंकिंग का हेडक्वार्टर्स बोल सकते हैं, तो उसके ऊपर कुछ प्रभाव होगा, ताकि इंटरनेशनल अटेंशन ड्रॉ होगा और ट्रम्प दबाव में आ जाएंगे। आज का दिन में देखिए लोग अपना कॉन्फिडेंस लॉस्ट कर चुके हैं। दुबई एज ए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सेंटर, टूरिज्म सेंटर भी है, 35% टूरिज्म से आता है, क्योंकि ये लोग इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, तो इसलिए ये एक चैलेंज है। इसके साथ ये लोग जो गल्फ कंट्रीज दूसरे को भी अटैक किया है, आप तो जानते होंगे रस अल तनूरा जो सबसे सऊदी का बड़ा जो है ऑयल प्लांट है, उसको भी अटैक कर दिया। हाँ, आपका जो हफसन जो गैस पाइपलाइन यूएई को अटैक कर बहरीन में किया है। इसके बाद में ऑलरेडी मैं बोल चुका, रसला फंता अटैक कर चुका है। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि उसका अमेरिकन जो वहाँ प्रेजेंस है, मतलब अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का सारा इन्वेस्टमेंट है, तो इसीलिए उसको टारगेट करते, तो ताकि अमेरिका दबाव में आ जाए। तो यही मैं पूछ रहा हूँ कि अभी तक तो अमेरिका का जो प्रेजेंस था इन मुल्कों में, उसे ऐसे देखा जाता था कि ये तो एक सिक्योरिटी की गारंटी है, भाई अमेरिका का अगर यहाँ कुछ भी है तो अमेरिका बचा लेगा। लेकिन अभी जो ईरान ने किया उसके बाद लग रहा है कि अमेरिका जहां भी है वो खतरे की जद में है। खतरे की है, क्योंकि आपका जो आलुदैद बेस है कतार में, उसका तो हेडक्वार्टर्स वही है। आपका 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर मानामा में, फिर प्रिंस सुल्तान का बेस सऊदी में है, अल्दाफरा भी आपका यूएई में। तो अभी क्या ना, ये जो गल्फ स्टेट्स, उनका GCC ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये लोग 1981 में हुआ था, क्योंकि 1979 में जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था ना, ये लोग डर गया था, तो ये लोग सोचा कि एक साथ रहो, फिर अमेरिका उसमें कूदा। लेकिन आज का दिन में ये लोग सिक्योर नहीं है। तो एक क्वेश्चन अराइजेस हियर, अभी ये क्वेश्चन आ रहा है, क्या ये अमेरिका पर भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि जारी रहेगा, जब खतरे में है, तो क्या ये सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इनका स्टेबल है? तो इसीलिए कई सवाल आ रहा है। तो इसीलिए अब आज का दिन में जो गल्फ स्टेट्स होते हैं, पर्टिकुलरली अरब गल्फ स्टेट्स, ये इनका एक चिंताधारा चेंज हो सकता है। उसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्ट्रैटेजिक हेजिंग बोलते हैं। क्या ये ऐसे हो सकता है कि चाइना के तरफ, रसिया के तरफ इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री आर्म्स एंड एमुनिशन, कि आप दो अब हमें सिक्योरिटी अम्ब्रेला? हाँ, नहीं, इंडिया से भी, इंडिया इज ऑल्सो वेरी क्लोज, मैंने इन दैट सेंस इंडिया से भी ले सकते हैं। नहीं, इंडिया से ले सकते हैं, यही पूछ रहा हूँ मैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ जो पैक्ट कर रहा है वो भी शायद यही था। हाँ। तो ये एक बहुध्रुवीय दुनिया की तरफ हम जा रहे हैं। हाँ, बहुध्रुवीय मल्टी पोलर वर्ल्ड। अभी देखिए मेरे ख्याल से जो वार हो रहा है ना, कहीं जो क्राइसिस होता है ना, ग्लोबल क्राइसिस, उससे कुछ सोल्यूशन भी निकलता है। अमेरिकन जो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर कब से 91 से चल रहा था, 26 हो गया। अभी मेरे ख्याल से ध्रुवीकरण होगा, क्योंकि देखिए अगर यहाँ अमेरिका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हटता है, बोलता है कि ट्रम्प बोलते हैं कि ठीक है
हम लोग जीत लिया, हमारा अचीवमेंट पूरा हो गया, ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, हम जा रहे, आप आराम से रहो। तो उसमें क्या मैसेज नहीं जाएगा कि ये इनडायरेक्टली अमेरिका का जो एग्जिट है, इनका जो सुपर पावर स्टेटस में मतलब एक चैलेंज है। क्योंकि आप इसमें देखिए जो दूसरे पावर्स उसको भी नज़र में देख रहा है, ब्रिक्स है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, उसमें काफ़ी कंट्रीज है। तो मेरे ख्याल से ध्रुवीकरण तो होगा ही, आज नहीं तो कल। तो ये जो वार हो रहा है, सबसे बेनिफिट किसको जा रहा है? देखिए रसिया को जा रहा है। रसिया आज का दिन में सबसे तेल का मतलब जो रेवेन्यू उन्हीं के पास आ रहा है, पूरा वर्ल्ड के साथ डील कर रहा है। लेकिन फिर जब आप ये बात कहते हैं, हमने गल्फ के फ्यूचर की बात की, जिसमें आप एक तरफ ये तो कह ही रहे हैं कि हो सकता है ये अब दूसरी ताकतों की तरफ देखना शुरू करें। धीरे से हम वर्ल्ड ऑर्डर वाले सवाल की तरफ आ गए हैं। रशिया की आपने बात की है, रशिया को सर ये फायदा तो हो रहा है, लेकिन ये तो बहुत ही तात्कालिक फायदा है, अभी हो रहा है। क्या रशिया एज पार इससे फिर से बड़ा हो पाएगा, रिवाइव कर पाएगा? नहीं, देखिए रसिया अब जैसे पहले कोल्ड वॉर टाइम था, हाँ, 1945 से लेके 1989, चरम था शक्ति का। इससे टाइप का उभरते नहीं आएगा। देखिए इस टाइप का रिवाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन ये जो टेम्पररी गेन है उसका मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन जो है, आर्म्स एम्यूनिशन को थोड़ा स्ट्रेंथन करेगा, थोड़ा बढ़ाएगा यूक्रेन वार के साथ। लेकिन मेरे ख्याल से आप जैसे सोच रहे हैं कि कोल्ड वॉर पीरियड आ जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन इस बीच में चाइना एक गेम खेल रहा है। देखिए अभी अमेरिका का ट्रिलियन कितना, 30 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये लोग 19 पहुंच गए। चाइना भी साइलेंटली गेम खेल रहा है। उनका जो थिंकर है ना, सुंजू, मतलब यू आर्ट ऑफ वॉर, यू विन द वॉर विदाउट फायरिंग अ बुलेट। तो वही काम कर रहा है, चुपचाप देख रहा है कि लड़ो, ट्रांजैक्शनल पावर, अपना बिजनेस करो। रशिया लड़े तो हम उसे भी सपोर्ट करेंगे, यूक्रेन से लड़ो, सबको लड़वाओ, ईरान से लड़ रहा है तो हम ईरान के पास जाएंगे, लड़ो तुम भी लड़ो। लेकिन उसमें फायदा किसको? चाइना को। चाइना का अभी देख रहा है कि मौका है अमेरिका कैसे डाउन हो जाए, ताकि इसका करेंसी का खत्म हो जाए। हम पेट्रो वन क्यों नहीं शुरू करेंगे, हम वनाइजेशन क्यों नहीं करेंगे, वन का दबदबा क्यों नहीं करेंगे, वन का संप्रभुता क्यों नहीं करेंगे। तो वो उनका दिमाग में है। तो इसीलिए चाइना को तो कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है कभी चीटिंग कर सकते। आप याद होगा इंडिया चाइना वार का 1962 में, आप कभी इनके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। लेकिन बात है कि रहा सवाल जो वर्ल्ड ऑर्डर का, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, मेरे ख्याल से ये हो सकता है जब आपका लाइक माइंडेड नेशंस, ब्राज़ील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इंडिया, ये लोग इकट्ठा नहीं बैठेंगे, एकजुट नहीं होंगे। और इसके बाद में देखिए इसके साथ आपको यूनाइटेड नेशंस का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी डेमोक्रेटाइजेशन करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। आज का दिन में यूएन डिफंक्ट बॉडी है, आपका जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वीटो पर, इसको हटाना पड़ेगा। आप अभी अमेरिका के अगेंस्ट में कोई प्रस्ताव भी नहीं ला सकते, क्योंकि वीटो हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए रियली एक ध्रुवीकरण और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, और इतना ताकतवर होने के बावजूद यूएन में अमेरिका, ट्रंप ने उसे इरेलेवेंट कर दिया एक तरह से, बोर्ड ऑफ पीस लाकर। बोर्ड ऑफ पीस, और वो किसी बात को तो मानते ही नहीं, किसी संस्था को नहीं मानते, कभी डब्ल्यूएचओ से बाहर हो रहा हूं, कभी आईटी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप जैसे कि ये बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स का, एक होता है एक्चुअली थुसिडिडस ट्रैप, एक होता है किंडलबर्गर ट्रैप। किंडलबर्गर ट्रैप हुआ था 1929 में, जब ब्रिटेन चला गया, यूएस आ गया। उस टाइम में ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी था उनका पब्लिक गुड्स को देने के लिए, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसमें कंट्रीब्यूट करने। आज का दिन में ट्रम्प साहब ने विड्रॉ कर लिए, कहाँ से? डब्ल्यूएचओ से, क्लाइमेट चेंज से। और जितने भी एड जाता था, आप जानते हैं यूएस एड होता है, यूएस एड फॉर अफ्रीका, एशिया, सारा बंद पड़ा है। तो आप क्या करने जा रहे हैं? आप अगर ग्लोबल सुपर पावर आपको मानते, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल पावर फॉर कॉमन गुड्स, जो ग्लोबल कॉमन्स पर खर्चा भी करो ना लोगों के भले में। आप सब विड्रॉ कर लिए, तो मेरे ख्याल से ये एक अनार्किकल वर्ल्ड ऑर्डर है। और ये प्योरली आप देखिए आज का दिन में ये जो है, मैं बता रहा था किंडलबर्गर, जोसेफ किंडलबर्गर, वो उसके ऊपर रिसर्च किए थे। इनका जो है किंडलबर्गर ट्रैप, मतलब कि अभी ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में कोई पावर नहीं कि ये जो ग्लोबल कम्युनिटी को एक सुस्त, एक इगालिटेरियन वर्ल्ड ऑर्डर प्रोवाइड करे। तो मेरे ख्याल से हो सकता है इन फ्यूचर जो भी ब्रिक्स नेशंस हो गए, एससीओ नेशंस हो गए, जो भी लाइक माइंडेड नेशंस, वो बैठे, वो बात करें, ताकि वी कैन क्रिएट ए, ताकि वो कह सकें कि आपकी लड़ाइयों का बोझ हम नहीं उठा पाएंगे। हाँ, हम एक फ्री मतलब वर्ल्ड ऑर्डर करेंगे, जिसमें सारे कंट्री का अपना वजूद, अपना हक प्रॉपरली साबित किया जाए। अदरवाइज आपस में बिजनेस करें, आपस में दूसरे का भला करें, जैसे हम आपके साथ खत्म ही करें, ट्रेड करो, नॉलेज ट्रांसफर करो, डायस्पोरा को देखो, ये सारे करो, ताकि देश आगे जाएगा। आप जोसेफ ने के सुने होंगे, बहुत बड़ा ये सॉफ्ट पावर का बात है। अरे सॉफ्ट पावर कहाँ गया आपका?
आज तो हार्ड पावर आ गया। इसका मतलब क्या, फिर रियलिज्म आ गया जो हमारा यथार्थवादी होता है। शक्ति का प्रदर्शन, शक्ति का प्रदर्शन। क्या आज का कल का जमाना में सॉफ्ट पावर नहीं है? आपका योगा हो गया, आर्ट हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, कल्चर हो गया, ट्रेड हो गया, ह्यूमन फीलिंग्स हो गया, ये क्या सारा खत्म हो गया? क्या आज का दिन में फिर आपका जो यथार्थवादी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी, हाँ उसकी, वही फिर आ गया। मेरा आखिरी सवाल है सर, सुबह जब मैं कुछ वेबसाइट्स खंगाल रहा था तो एक लेख पर नजर गई, हालांकि उसे पूरा नहीं पढ़ सका, इस पॉडकास्ट के बाद पढ़ूंगा, जिसका लबोलबाब ये था और उसकी हेडलाइन ये थी कि क्या ट्रंप निक्सन से भी बुरे प्रेसिडेंट हैं? देखिए इसे थोड़ा डिकोड कीजिए मेरे लिए। हाँ, निक्सन बुरे कैसे थे और ट्रंप उनसे बुरे कैसे साबित हुए? नहीं, निक्सन का टाइम में ही तो गल्फ का 2 पिलर डॉक्ट्रिन वगैरह शुरू हुआ था। उस टाइम में जो सऊदी अरब, ईरान, डॉलराइजेशन एज ए ग्लोबल सुप्रीमेसी, लेकिन वो थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल वे में करते थे, इंस्टीट्यूशनल वे, स्ट्रक्चरल वे में। मतलब उसमें जैसे कह रहे थे कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का कंटिन्यूटी था उसमें, स्ट्रक्चरल वे में। लेकिन ये क्या ना, स्ट्रक्चरल वे में नहीं करते। किसी का कुछ कह दिया, शाम को कुछ कह दिया, सुबह कुछ बोलते हैं, सुबह बोलते हैं युद्ध खत्म हो गया, इसके बाद बोलते हैं कि हम अटैक कर देंगे प्लांट के ऊपर, परसों बोलते हैं कि 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो कहीं स्टेबिलिटी नहीं। देखिए ग्लोबल स्टेट्समैन होता है ना, स्टेबिलिटी, लीडरशिप, अपना जजमेंट, वैल्यू जजमेंट, ये सब होता है। और आजकल बड़ी रील चल रही है बराक ओबामा के दिनों की, जिनमें बहुत सारे लोग नीचे लिख रहे हैं कि मैं रिपब्लिकन हूं लेकिन मैं मिस कर रहा हूं बराक ओबामा को। क्योंकि देखिए एक लीडरशिप का मतलब पर्सनालिटी, आपका पर्सनालिटी, चारिस्माटिक पर्सनालिटी जो बोलते हैं, पर्सनालिटी, आपका थिंकिंग, आपका एबिलिटी, आपका जो बोलने का तरीका। युद्ध तो सबने लड़े हैं। हाँ, जब सबने लड़े, सबका स्ट्रेटेजी तो है, सबने लड़े, उनका तो पॉलिसी शुरू से सही है, लेकिन सबने लड़ लिया। लेकिन ये जो तरीका ठीक नहीं, इसीलिए तो फेलोर हो गया इनका। आज क्यों इनका हालत ऐसे? अब अभी बोल रहा है कि 5 दिन के लिए, ऐसे होता है युद्ध, बताइए? 5 दिन के लिए हम बंद कर दिया, फिर बोलेंगे कि हम बम मार देंगे, खर्ग में उड़ा देंगे। इस टाइप का एक्चुअली एक लीडरशिप के लिए शोभा नहीं देता है, एक ग्लोबल लीडरशिप के लिए। क्योंकि ग्लोबल लीडर्स आप सब कुछ चाहिए, आपसे कुछ उम्मीद करते हैं ग्लोबल कम्युनिटी। आप जो कहो उस पर सब ध्यान दे, माने, आप सुने। सीरियस बात कह रहे हो, तो कॉमन सिटीजन बता रहे, छोड़ो उसको, क्या इसका बात क्यों सुनते? हर बात तो ट्रुथ सोशल पे लिखेंगे, ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पे अपनी बात फिर चेंज कर देंगे। तो मेरे ख्याल से एक लीडरशिप का जो सीरियसनेस, क्वालिटी कुछ होता है ना, स्टेट्समैनशिप होता है, एबिलिटी टू स्पीक, कम्युनिकेशन बहुत बड़ा स्किल होता है लीडरशिप का। जो ग्लोबल लीडर्स देखिए, कम्युनिकेशन आपका ठीक नहीं, जितने भी खराब हो, बुरे हो, लेकिन कम्युनिकेशन होना चाहिए, सोफिस्टिकेशन होना चाहिए। वो कम्युनिकेशन कहाँ है? वो कम्युनिकेशन डिप्लोमेसी तो फेल हो रही है पूरा। मैंने सोचा था ये मेरा आखिरी सवाल होगा, पर आपकी इन बातों से मेरा आखिरी सवाल अब ये है जो आपने भी कहा। सर, एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे मैंने भी कहा भी कि उन्हें सीरियस प्लेटफॉर्म से अपनी बात कहनी चाहिए। आप भी कह रहे हैं कि एक तौर तरीका होता है, एक सोफिस्टिकेशन होता है। आप वर्ल्ड लीडर हैं भाई, आपके हिसाब से दुनिया चल रही है, छोटी बात नहीं होती है। एक तो ये है। दूसरी तरफ है कि ठीक है, मैं किसी आम व्यक्ति की तरह ट्रुथ सोशल पे लिखूंगा, या ठीक है मेरे मन में जो है मैंने अपनी बात कह दी, सुबह मुझे कुछ ख्याल आया, शाम को मान लो ख्याल बदला तो कह दिया। तो ये उनके मागा बेस को भी अट्रैक्ट करता है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आम लोगों को ऐसे लीडर्स पसंद आते हैं, पहले से ही आते थे, अब ज्यादा आने लगे हैं कि जिनके साथ आप कनेक्ट बैठा पाए, यार जो मेरी तरह बिहेव करता है, ये मेरी तरह सोच रहा है, मेरी तरह बात कर रहा है। तो क्या इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि एक लीडर को अपने सपोर्टर्स की तरह रहना चाहिए, या फिर हम जो लोग हैं जो भारी भारी इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने जो सपने सजा रखे हैं, एक वर्ल्ड लीडर को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, उनकी जो ग्रामर है उसमें फिट होना चाहिए? देखिए, आखिरी सवाल। हाँ, एक वर्ल्ड लीडर को ग्लोबल कम्युनिटी को एड्रेस करना चाहिए, नेशनल ऑडियंस को एड्रेस करना चाहिए। ये जो मागा बात बता रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, देखिए उनका मागा का प्रिंसिपल क्या था? मागा, माबा एंड मा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका अफोर्डेबल अगेन, एंड मेक अमेरिका व्हाइट अगेन। लेकिन उनका भी कॉन्स्टिट्यूएंसी थोड़ा नाराज है, क्योंकि रीजन क्या है ना, ये मागा का था कि एम्पायर को स्ट्रेस नहीं करेंगे, वो तो स्ट्रेस करते जा रहे हैं अभी। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बूमेरैंग होगा मागा के लिए। और इसके बाद और एक चीज़ है कि जो ट्रम्प का जो स्टेटमेंट्स है, आप देखिए कितना हद तक वो अप्रूवल है। आपका अमेरिकन कांग्रेस का देखिए, काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है। अभी अमेरिका में इलेक्शन होने वाला है, कब? नवंबर में। वो जो अमेरिकन कांग्रेस होता है, सीनेट्स होता है, उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है। अगर उसमें ट्रम्प साहब का पार्टी हार रहा है, आप सोच सकते हैं कि क्या होगा फ्यूचर। सोच सकते हैं? तो नहीं, अगर आपका सपोज इनका पार्टी का कुछ भी
डाउनफॉल हो रहा है, आपका अगर बजट पास करना है, फॉरेन पॉलिसी, मतलब कांग्रेस के चुनाव मतलब लोगों के लिए समझा दें, जैसे वहाँ लोकसभा का चुनाव होता है हाँ हमारे यहाँ, लोकसभा चुनाव, अगर उसमें डेमोक्रेट्स की संख्या ज्यादा हो गई तो किसी भी तरह के प्रस्ताव जो आएंगे उन्हें पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो प्रस्तावों की परवाह करते हैं? टैरिफ्स को लेके कोई प्रस्ताव नहीं आया, युद्ध को लेके कोई प्रस्ताव नहीं आया, ये शिकायतें कोर्ट से लेके और सब कर रहे हैं संसद में बैठ के, ये तो है प्रस्ताव लेकिन फिर भी कांग्रेस का प्रस्ताव मेरे ख्याल से हाँ वो तो मानते नहीं है, लेकिन उसको मानना पड़ेगा। नहीं अगर फिर इम्पीचमेंट का एक रास्ता है, मुकदमा है, एक रास्ता है जो महाभियोग चले, तो ये अगर होगा तो फिर इनका कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन एक देखिए, वो जो शुरू से हम बता रहे थे, ग्लोबल लीडर्स जो होता है ना, पहले अपना नेशनल ऑडियंस को एड्रेस करो, इसके बाद में ग्लोबल कम्युनिटी को करो। इलेक्शन खत्म हो गया, आपका पार्टी के साथ लिंक खत्म, आप नेशनल ऑडियंस से होल होना चाहिए, पूरा देश को एड्रेस करना। 24 घंटे उस मोड में मत रहो कि वोट लेने हैं, वोट लेना है, आज चेंज कर दो, आज सुबह स्टेटमेंट एक दे दो, शाम को चेंज कर दो। इस टाइप का देखिए स्टेबिलिटी नहीं होता है आपका एक ग्लोबल गवर्नेंस का। मतलब ऐसे तो ओबामा भी बीच बीच में व्हाइट हाउस से बर्गर लेने जाते थे, खरीदने आते थे, साथ में कैमरा भी चलता था, वो भी दिखाते थे मैं आप जैसा हूँ, लेकिन जब वो काम करते थे तो ऐसा नहीं लगता था, बहुत ही सीरियसनेस कि जैसे हम काम कर रहे हो, वो राष्ट्रपति राष्ट्रहित, ये नहीं कि बिजनेस हित, दुनिया को भी साथ लेके चलो। ऐसा नहीं कि आप ये विटकॉप और जो कुशनर, जावेद कुशनर के बीच में तीनों आदमी खत्म काम, ऐसा नहीं होता। क्या सलाहकार है, क्या सलाहकार, सनी लो है। अब बोर्ड ऑफ गाजा जो हुआ है ना वहाँ, तो इन्वेस्टर्स कौन है? तो अभी ऐसे ही अगर होगा फ्यूचर में तो सब कुशनर साहब आ जाएंगे। क्रिप्टो का धंधा भी चलाना है, क्रिप्टो का धंधा भी चलाना है, दुनिया के फैसले भी यही करेंगे, सारा रियल एस्टेट को लेना है सबका, युद्ध भी यही रोकेंगे और युद्ध चलाएंगे, फिर इसको डिस्ट्रक्शन और उसको कंस्ट्रक्शन भी वही करेंगे, कंस्ट्रक्शन भी वही आ जाएंगे, ठेके भी लेंगे, हाँ ठेके लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। देखेंगे कुशनर साहब को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। तो ये सब है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, हेजीमोनी, जियो इकोनॉमिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट इशूज। ट्रम्प का ऑर्डर है, ट्रम्प का, हाँ ट्रम्प का वर्ल्ड, ट्रम्पियन दुनिया है। देखिए 5 दिन है अब हमारे आपकी दुनिया के पास, ट्रम्प ने जो दिए हैं, इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा उसका फिर बैठेंगे, बात करेंगे। ठीक है था, धन्यवाद नितिन जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। आप आए सर, अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि अब जो ठिठकी हुई दुनिया है 5 दिनों से, तो सब अपने अपने कयास लगा रहे हैं, लेकिन आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपका यही काम है 24 घंटे, तो आपकी बातों में वजन ज्यादा है। मगर फिर भी आपके जहन में कुछ अगर आ रहा है जो हमसे छूट गया है तो लिखिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि फिलहाल तो सबकी रुचि है वर्ल्ड अफेयर्स में, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने आसपास की दुनिया देखें। अभी आगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतने धैर्य से सुनने के लिए, मिलते हैं। थैंक यू।